हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हवाई अड्डे की भीड़ में एक युवक जिसका नाम अविनाश था, तेजी से भाग रहा था। उसने एक पुरानी सी कमीज पहनी थी और पैरों में बार बार इस्तेमाल से घिस चुके चप्पल थे। लंदन की एक फ्लाइट पकड़ने की उसकी ये बेताब कोशिश थी, क्योंकि वहाँ उसका इकलौता सहारा, उसका गुरु, जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। लेकिन उसकी साधारण पोशाक देखकर हवाई अड्डे का एक घमंडी अधिकारी ने उसे रोक लिया। ये लाइन नहीं, उधर जाओ, साधारण यात्रियों के लिए दूसरी व्यवस्था है। अविनाश की सच्ची विनती के बावजूद उसे आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। ठीक उसी पल कांच की दीवार के उस पार से ये दृश्य देख रही अविनाश की पत्नी प्रियंका। वो देश की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी राय ग्रुप की मालकिन थी। कुछ विदेशी निवेशकों के साथ मीटिंग के लिए वो हवाई अड्डे पर आई थी। अविनाश को इस अपमानजनक हालत में देखकर उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से सिकुड़ गया। उनकी शादी प्रियंका के दादाजी की जिद की वजह से हुई थी। मरने से पहले दादाजी ने सिर्फ इतना कहा था, ये लड़का एक दिन तेरा कवच बनेगा। लेकिन प्रियंका कभी भी सड़क किनारे खाने की दुकान चलाने वाले अविनाश को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी। उनके विशाल महल में अविनाश की मौजूदगी एक अनचाही परछाई की तरह थी। प्रियंका का बिजनेस पार्टनर और बचपन का दोस्त गोविंद अविनाश को देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसा और बोला कि प्रियंका, इस बोझ को तुम कब तक ढोगी? इसे कुछ पैसे देकर विदा कर दो। हमारे क्लाइंट्स ने देखा तो क्या सोचेंगे? शर्मिंदगी छुपाने के लिए प्रियंका अविनाश के पास गई और ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी इज्जत के साथ खेलने की और कोई जगह नहीं मिली। अभी घर लौट जाओ। अविनाश की गिड़गिड़ाहट उस तक नहीं पहुंची। निराशा में डूबा अविनाश जैसे ही मुड़ने वाला था, तभी उसका जोरदार धक्का एक अहंकारी शख्स से लग गया। वो शख्स था देश की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी नीला आकाश एयरलाइंस का मालिक मिस्टर शेखर। उनके महंगे सूट पर कॉफी गिरने से वो गुस्से से आग बबूला हो गए। अविनाश की साधारण पोशाक देखकर उनकी नफरत और बढ़ गई। अंधा है क्या? जानता है मैं कौन हूँ? तेरे जैसे सड़क के भिखारी यहाँ नहीं आते हैं। ये कहकर उन्होंने अविनाश के हाथ से लंदन की टिकट छीन ली और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस चरम अपमान ने अविनाश के भीतर सोए हुए एक शेर को जगा दिया। उसकी शांत आंखों में एक ठंडी आग भड़क उठी। उसने मिस्टर शेखर की ओर देखकर शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, आपने मेरा टिकट फाड़ा है। हम आपको सिर्फ 10 मिनट देते हैं, इसके बाद आपकी विमान कंपनी इतिहास बन जाएगी। शेखर जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी जल्दी ही ठंडी पड़ गई। अविनाश ने जेब से एक साधारण सा फोन निकाला और सिर्फ एक कॉल किया। अब विश्वसनीय रूप से ठीक 10 मिनट बाद हवाई अड्डे के घोषणा सिस्टम और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज छा गई। धोखाधड़ी और भारी वित्तीय अनियमितताओं के कारण नीला आकाश एयरलाइंस का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शेखर का चेहरा सूख गया। वो डर से कांपते हुए अविनाश के पैरों में गिर पड़ा। उसी वक्त काले सूट में कुछ लोग आए और अविनाश के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। उनके नेता सुरेश अंकल, एक बुजुर्ग शख्स, अविनाश के सामने आए और सिर झुकाकर बोले, छोटे साहब, आपके लिए खास विमान की व्यवस्था हो चुकी है। गुरुजी की हालत स्थिर है, लेकिन वो आपका इंतजार कर रहे हैं। दूर से प्रियंका और गोविंद ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक सुरेश अंकल, जिसे बड़े बड़े उद्योगपति सम्मान देते हैं, वो इस साधारण से अविनाश को छोटे साहब कहकर संबोधित कर रहे थे। प्रियंका के मन में पहली बार उसके दादाजी की बातें एक नए अर्थ के साथ लौटी। लंदन से लौटकर अविनाश फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। शहर के एक कोने में उसकी छोटी सी खाने की दुकान थी, जहां वो अपने हाथों से पकौड़े बनाकर बेचता था। उसकी ये साधारण जिंदगी एक गहरा रहस्य छुपाए हुए थी।
हवाई अड्डे की घटना के बाद से प्रियंका के मन में एक तूफान सा चल रहा था। उस रात जब वो थकी हुई और टूटी हुई वापस घर लौटी, रात गहरी थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उनके विशाल घर की रसोई के एक कोने में एक टिमटिमाती रोशनी जल रही थी। उत्सुकता में वो वहां पर गई और देखा कि अविनाश शांति से रोटी बना रहा था और सब्जी गर्म कर रहा था। प्रियंका गुस्सा में कुछ कहने वाली थी, तभी उसने देखा कि अविनाश उस खाने को घर के बुजुर्ग चौकीदार के लिए पैक कर रहा था, जिसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। चौकीदार संकोच में कुछ मांग नहीं पाया था, लेकिन अविनाश ने उसका ख्याल रखा। अविनाश बड़े प्यार से खाना लेकर चला गया। ये साधारण लेकिन गहरा मानवीय दृश्य प्रियंका के दिल को झकझोर गया। जो इंसान एक फोन कॉल से पूरी विमान कंपनी को बर्बाद कर सकता है, वही इंसान एक साधारण चौकीदार की इतनी चिंता करता है। प्रियंका ने पहली बार अविनाश की ताकत के पीछे छुपे इंसान को देखने की कोशिश की। उसके मन में एक अनजाना संदेह जागा। कुछ दिन बाद राय ग्रुप पर असली आघात आया। एक बेहद अहम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल गया और वो उनके सबसे प्रतिद्वंदी वर्मा इंडस्ट्रीज को मिल गया। इस खबर के साथ कंपनी के शेयर गिरने लगे और निवेशक मोह फेरने लगे। प्रियंका अपने दादाजी के बनाए साम्राज्य को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कंपनी का सबसे भरोसेमंद पुराना कर्मचारी विनोद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। बेडरूम की एक तनावपूर्ण मीटिंग में जब सबने लगभग हार मान ली थी, तभी अविनाश एक कटोरी खाना लिए वहां पहुंचा। उसे देखकर गोविंद ने फिर तंज कसा, देखो संकट के समय हमारा उद्धारक आ गया है, अब क्या पकौड़े बेचकर कंपनी बचाएगा। सब हंस रहे थे, तभी प्रियंका ने सबको चुप करा दिया। उसके मन में हवाई अड्डे की वो खतरनाक शक्ति और बीती रात का वो मानवीय चेहरा एक साथ उभर आया। उसने अपने दादाजी की आखिरी बात याद की, जब भेड़ की खाल में तेरा साम्राज्य हड़पने आएंगे, तब भेड़ की खाल में छुपा शेर ही उसे बचाएगा। उसने एक अविश्वसनीय फैसला लिया। उसने अविनाश की ओर देखकर कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। अविनाश ने इस अप्रत्याशित मौके का फायदा उठाते हुए शांति से कहा, अगर मैं कहूं कि यह संकट जानबूझकर बनाया गया है, अगर मैं कहूं कि हमारे बीच से कोई वर्मा इंडस्ट्रीज की मदद कर रहा है। उसकी नज़र सीधे गोविंद पर गई। उसने कंपनी के वित्तीय दस्तावेज देखने की इजाज़त मांगी। प्रियंका की मंजूरी के बाद अविनाश ने देर रात तक कंपनी के सारे दस्तावेज खंगाले। उसकी तेज बुद्धि ने कुछ ही समय में साजिश का जाल पकड़ लिया। उसे सबूत मिल गया कि गोविंद ने कंपनी की गोपनीयता की जानकारी वर्मा इंडस्ट्रीज को दे दी थी और झूठी खबरें फैलाकर निवेशकों को डराया था। अगले दिन बोर्ड रूम में अविनाश ने सारे सबूत पेश किए। गोविंद का चेहरा डर से फीका पड़ गया, लेकिन उसने घमंड से कहा, सबूत तो ठीक है, लेकिन कंपनी तो दिवालिया होने की कगार पर है, अब क्या करोगे। अविनाश मुस्कुराया और बोला, समाधान बहुत आसान है। उसने वही साधारण फोन निकाला और सुरेश अंकल को कॉल किया। इस बार उसने लाउड स्पीकर पर बात की। सुरेश अंकल की भरोसेमंद आवाज आई, छोटे साहब आपका हुक्म। अविनाश ने निर्देश दिया कि पहले राय ग्रुप के जितने शेयर बाजार में हैं सब खरीद लो। दूसरा, वर्मा इंडस्ट्रीज के खिलाफ हमारे पास मौजूद सबूतों के साथ उनकी कंपनी को अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करो। तीसरा, राय ग्रुप और अनिल एंटरप्राइजेज के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कर दो। और हाँ, गोविंद को इस कमरे से बाहर न जाने दो। अनिल एंटरप्राइजेज का नाम सुनते ही बोर्ड रूम में जैसे परमाणु बम फट गया। अविनाश उस रहस्यमयी साम्राज्य का छोटा साहब था। कुछ ही मिनटों में खेल पलट गया। राय ग्रुप के शेयर आसमान छूने लगे और गोविंद के हाथों में पुलिस की हथकड़ी चढ़ गई। पुलिस के तेज कदमों की आवाज के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। प्रियंका एक कोने में खड़ी थी, जैसे तूफान के केंद्र में अकेली। न सिर्फ उसकी कंपनी बची थी, बल्कि उसका जाना पहचाना संसार, सारा घमंड और विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था।
अविनाश उस खामोशी के बीच धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में न घमंड था न कोई शिकायत। उसने एक गिलास पानी प्रियंका की ओर बढ़ाया। इस अरबों रुपए के तूफान के बीच एक अविश्वसनीय रूप से शांत साधारण इशारा। प्रियंका ने कांपते हुए हाथों से गिलास लिया। वो पानी उसे सिर्फ पानी नहीं लगा, बल्कि एक उफनते समुद्र में तैरता हुआ एक टुकड़ा आश्रय लगा। उसका सारा गुस्सा, नफरत, उपेक्षा, सब कुछ पश्चाताप की एक प्रचंड बाढ़ में बह गया। उसने टूटी आवाज में पूछा, जिस इंसान को मैं 2 साल से सिर्फ तिरस्कार देती आई, तुम आखिर हो कौन? अविनाश की शांत आंखों में एक गहरे समुद्र की स्थिरता थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे दादाजी से किया एक वादा हूँ। उन्होंने एक ऐसे शख्स की तलाश की थी जो तूफान में पेड़ को बचा ले, लेकिन तूफान थमने के बाद उस पेड़ पर हक न जताए। प्रियंका स्तब्ध रह गई। अविनाश ने फिर कहा, बाहर की दुनिया का छोटा साहब सिर्फ एक कवच है। मेरी असली शांति इस शक्ति के शिखर पर नहीं, बल्कि मेरी उस छोटी सी दुकान में है, साधारण लोगों की हंसी में। उसके शब्द प्रियंका के दिल में गहरे उतर गए। अविनाश ने उसके थके हुए चेहरे की ओर देखकर हल्के से कहा, बहुत हो गया। ये कांच का महल, ये शक्ति का खेल, इन सब से बहुत दूर। चलो घर चलें, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाऊंगा। ये साधारण सा प्रस्ताव एक नए रिश्ते की नींव की तरह था। हजारों करोड़ों की मालकिन ने उस दिन पहली बार समझा कि सबसे बड़ा आश्रय शक्ति के सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद हाथ की गर्माहट में होता है। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अब दर्द के नहीं, मुक्ति के थे। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर नई कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।